आपने अपने स्कूल की छोटी क्लास में ये तो पढ़ा होगा कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। अगर वह मीडियम उसे नहीं मिलेगा तो हमें कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा। पृथ्वी पर हवा मौजूद होने की वजह से आवाज को एक जगह से दूसरी जगह जाने का माध्यम मिल जाता है, लेकिन अगर हम इसी चीज को अंतरिक्ष में करने की कोशिश करेंगे तो हम साउंड को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने में असफल हो जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतरिक्ष में पार्टिकल डेंसिटी काफी कम है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूसर द्वारा रिलीज किए गए वाइब्रेशन एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक ट्रांसमिट नहीं हो पाते हैं। ये तो बात हुई आवाज की, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर प्रकाश बिना किसी मीडियम के कैसे ट्रेवल कर लेता है? 19वीं सदी के वैज्ञानिकों के दिमाग में भी कुछ यही सवाल आया था और इसीलिए उन्होंने एक हाइपोथेटिकल मैटर को इंट्रोड्यूस किया जिसे ईथर कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। ईथर के बारे में जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि हमारे ब्रह्मांड में कितने तरह की वेव्स होती हैं और वह कैसे ट्रेवल करती हैं। भौतिकी में मुख्य रूप से दो तरह की ही वेव्स होती हैं। पहली होती है मैकेनिकल वेव और दूसरी होती है ट्रांसवर्सल वेव्स। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव्स को कहा जाता है जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है साउंड। यह वेव अपने मीडियम में मौजूद पार्टिकल्स के द्वारा ही मूवमेंट कर पाती है। यह बिल्कुल एक चेन रिएक्शन जैसा होता है जिसमें एक वाइब्रेशन दूसरे वाइब्रेशन को होने पर मजबूर कर देता है। अगर यह बातें आपके सर के ऊपर से जा रही हैं, तो आइए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। आपने खाली डिब्बों की लाइन को देखा होगा जिनसे एक चेन रिएक्शन बनाई जाती है। अगर आप इस चैन के पहले डिब्बे को आगे की तरफ गिराते हैं तो उससे दूसरा डिब्बा गिरेगा, फिर दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा और यह सीरीज अंत तक ऐसे ही चलती चली जाएगी। लेकिन अगर इसी के बीच में आप एक डिब्बे को गिरने से बचा लेते हैं तो उससे पूरी चैन टूट जाएगी। कुछ ऐसा ही मैकेनिकल वेव्स में भी होता है। जब आप किसी चीज को दूसरी चीज से लड़ाते हैं तो उससे एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले यह वाइब्रेशन एक पार्टिकल के अंदर जाती है और फिर यह पार्टिकल थोड़ा सा ट्रेवल करके दूसरे पार्टिकल को भी वाइब्रेशन प्रोवाइड कर देता है और फिर यह वाइब्रेशन ऐसे ही आगे ट्रेवल करती चली जाती है। इसी वाइब्रेशन को हम साउंड कहते हैं। लेकिन अगर हम इसके बीच में कोई दीवार खड़ी कर दें तो उससे वाइब्रेशन के ट्रेवल करने में दिक्कत आ जाती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके हाथ ने डिब्बों की चैन को आगे बढ़ने से रोका था। इसे हम साउंड का धीमा होना कहते हैं और यही रिलेशन है दीवार के बीच में आने और साउंड के धीमे होने का। दीवार पार्टिकल में होने वाले वाइब्रेशन को ट्रांसफर होने से रोक देती है, जिसकी वजह से साउंड भी तुरंत धीमा हो जाता है। मैकेनिकल वेव्स के बाद आती है ट्रांसवर्सल वेव्स, जिन्हें कई बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। मैं पहले ही एक बात क्लियर कर दूं कि ट्रांसवर्सल वेव्स का एक प्रकार है, वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सिर्फ एक एग्जाम्पल है। और आसान शब्दों में बोलूं तो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्सल हो सकती है, लेकिन हर ट्रांसवर्सल वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं हो सकती है। हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी मुख्य तरह की वेव्स पाई जाती हैं, वो सभी ट्रांसवर्सल वेव्स हैं। फिर चाहे वो गामा हो, एक्सरे हो या फिर अल्ट्रावायलेट, ये ऐसी ही वेव्स होती हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। यह सिर्फ एक डिस्टरबेंस के रूप में ट्रेवल करती है। और इसका क्या मतलब है, आइए समझते हैं। आपने जिम करने वाले लोगों को इस रोप यानी रस्से को ऊपर नीचे करते हुए तो देखा ही होगा। इसी से हम ट्रांसवर्सल वेव्स को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इन वेव्स के दो मुख्य पार्ट होते हैं जिन्हें क्रेस्ट और ट्रॉफ कहा जाता है। जब भी उस रस्सी को एक बार शेक किया जाता है तो उससे एक टॉप बनता है और एक बॉटम। इसी टॉप को क्रेस्ट कहा जाता है और इसी बॉटम को ट्रॉफ कहा जाता है। जब बार बार यही टॉप और बॉटम बनते रहते हैं तो उसे हम एक ट्रांसवर्सल वेव कहते हैं और इसी से इनकी मूवमेंट भी होती है। अगर हम इस टॉपिक में थोड़ी सी क्वांटम मैकेनिकल इंट्रोड्यूस करें तो उसके मुताबिक ट्रांसवर्सल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो सुपरपोजिशन स्टेट में रहती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वह एक ही समय पार्टिकल भी होती हैं और वेव भी, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई ऑब्जर्व करता है उनका वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है। इसकी वजह से वो हमें सिर्फ पार्टिकल के रूप में ही दिखाई देती है। ये तो बात हुई फिजिक्स में मौजूद दो सबसे मुख्य तरह की वेव्स की। आइए अब जानते हैं ईथर के बारे में। लेट 19th सेंचुरी में कुछ वैज्ञानिकों ने यह दिमाग लगाया
कि जिस तरह से साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, वैसे ही प्रकाश भी किसी न किसी माध्यम में ही ट्रैवल करता होगा। उन्होंने इससे जुड़ा एक हाइपोथेसिस बनाया और उसमें एक ऐसे मटेरियल को इंट्रोड्यूस किया जिसके बारे में किसी ने भी पहले और कहीं भी नहीं सुना था। इस मटेरियल को कहा गया ईथर, और उस समय के वैज्ञानिकों के मुताबिक यह हमारे पूरे ब्रह्मांड में समान रूप में मौजूद है। जब इस मीडियम में कुछ डिस्टरबेंस होती है तो हमें वह डिस्टरबेंस प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। शुरुआत में जब इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया गया था तो सभी लोग इससे काफी हद तक सहमत थे, क्योंकि इसकी वजह से हम प्रकाश से जुड़े काफी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस थ्योरी का मुख्य श्रेय जाता है महान वैज्ञानिक जेम्स क्लर्क मैक्सवेल और हेनरिक लोरेंट्ज़ को। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ही वह वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक यूनिफाइड फोर्स कहा था, और यहीं से जन्म हुआ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए यह बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इन्हें अलग अलग रखना एक बेवकूफ़ी की बात है। इसीलिए मैक्सवेल ने इन दोनों को ही आपस में जोड़ दिया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की खोज की। अब जब इतना इंटेलिजेंट और प्रसिद्ध वैज्ञानिक ईथर जैसे मीडियम के बारे में बात कर रहा था तो काफी सारे वैज्ञानिक इससे सहमत होने लगे और कुछ तो डायरेक्टली इसको टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट भी करने लगे। उन एक्सपेरिमेंट को जानने से पहले आइए अच्छे से समझते हैं कि ईथर आखिर है क्या और ये कैसे काम करता है। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के मुताबिक जिस तरह से हमारे ब्रह्मांड में फ्लूइड मौजूद है यानी गैस और पानी, बिल्कुल वैसे ही ईथर भी एक तरह का फ्लूइड है। उनके मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वह इसी ईथर की वजह से ट्रेवल कर पाती है। जब इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया गया था तब तक वैज्ञानिकों को यह पता चल चुका था कि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद प्रकाश की रफ्तार हमेशा कांस्टेंट रहती है। ईथर थ्योरी इस बात को भी फॉलो करती थी, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों को इस पर और भी ज्यादा भरोसा होने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ईथर को एक एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिया गया, जिसका मतलब यह होता है कि इसके अगेंस्ट हम सारी मोशन को मेजर कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि यह बात आपको समझ नहीं आई होगी, इसलिए आइए इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है व्यू पॉइंट या पर्सपेक्टिव। मान लीजिए आप और आपका दोस्त एक दीवार के अपोजिट साइड पर खड़े हुए हैं। आपकी तरफ दीवार का रंग पीला है और आपके दोस्त की तरफ दीवार का रंग नीला है। इस सिचुएशन में हम यही कहेंगे कि आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक दीवार का रंग पीला है और आपके दोस्त के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक दीवार का रंग नीला है। इसी तरह से ईथर को एक एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिया गया, यानी ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें मौजूद हैं उन सभी के लिए ईथर हमेशा एक जैसा ही रहेगा। इसे ही एक बेसिक क्वांटिटी मानकर हमें दूसरे मोशन को मेजर करना होगा। मान लीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं और आपका दोस्त साइड में बनी रोड पर एक लाल कार से आपको फॉलो कर रहा है। अब अगर आपकी ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति सेकंड है और आपके दोस्त की कार की स्पीड भी 100 किलोमीटर प्रति सेकंड है तो आप दोनों एक दूसरे को रेस्ट पोजीशन पर देखेंगे। वहीं अगर आपका दोस्त 100 से 120 पर गाड़ी चलाने लगता है तो आपको वह 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे जाता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर कोई रोड पर खड़ा हुआ इंसान आपके दोस्त की कार को देखेगा तो उसे उसकी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं बल्कि 120 किलोमीटर प्रति सेकंड दिखाई देगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे यह दो अलग अलग लोग एक ही कार की रफ्तार को दो अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। वैज्ञानिकों ने यह बताया कि ईथर के साथ ऐसा नहीं होता है। ब्रह्मांड में कोई भी चीज चाहे कितनी ही रफ्तार से क्यों न चल रही हो, उसके लिए ईथर हमेशा एक ही जैसा रहेगा, जिसका मतलब होता है एब्सोल्यूट। आशा करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि ईथर को एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्यों रखा गया है और इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। यहाँ तक तो ईथर थ्योरी ठीक ठाक लग रही थी, यानी इसके बाद इसमें एक और एडिशन किया जाता है जिसकी वजह से यह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। वैज्ञानिकों ने यह बताया कि ईथर एक बहुत ही डेंस और मैसिव तरह का मटेरियल है और हमारे ब्रह्मांड में ग्रेविटी इसी की वजह से काम करती है। इस समय तक वैज्ञानिक ये तो जानते थे कि ग्रेविटी क्या होती है और इसका ग्रहों और सितारों पर क्या असर होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आखिर यह फोर्स एग्जिस्ट ही क्यों करता है, यानी इसके होने का कारण क्या है। ईथर थ्योरी इस बात को भी क्लियर रूप से एक्सप्लेन कर रही थी। इस वजह से यह काफी ज्यादा फेमस होने लगी। आप इसे आज के डार्क मैटर के जैसा समझ सकते हैं। हम आज डार्क मैटर को ना देख सकते हैं
और न ही किसी भी तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। वैज्ञानिक यह मानते हैं कि डार्क मैटर का गुरुत्वाकर्षण को फंक्शन कराने में एक बहुत ही बड़ा हाथ है, क्योंकि इसकी वजह से ही बड़ी बड़ी आकाशगंगा तारों को होल्ड करके रख पाती हैं। अगर डार्क मैटर ना होता तो शायद ही हमें आकाशगंगा जैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर देखने को मिलते, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण स्ट्रॉन्ग जरूर है लेकिन इतना भी नहीं कि वह इतने बड़े स्ट्रक्चर को आपस में होल्ड करके रख पाए। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि हमारे ब्रह्मांड में 4 फंडामेंटल फोर्स मौजूद हैं, जिनमें से सबसे कमजोर फोर्स ग्रेविटी ही है। खैर, अब आपका ये सवाल हो सकता है कि क्या डार्क मैटर ईथर का ही दूसरा नाम है, और आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? ये बात तो बिल्कुल सच है कि बिल्कुल डार्क मैटर की तरह ही ईथर को भी वैज्ञानिक ना देख सकते थे और न ही डिटेक्ट कर सकते थे, लेकिन इन दोनों में एकमात्र अंतर ये है कि हम डार्क मैटर के द्वारा किए जाने वाले असर को मैथमेटिकल कैलकुलेशन में देख सकते हैं, जबकि ईथर के साथ ऐसा नहीं था। ईथर थ्योरी को सही साबित करने के लिए काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी हुए, जिसमें से एक एक्सपेरिमेंट ये दर्शाता था कि कैसे लाइट वेव एक ट्रांसवर्सल वेव है और क्यों इसे ट्रेवल करने के लिए ईथर जैसे मीडियम की जरूरत पड़ेगी। इस एक्सपेरिमेंट के साथ दिक्कत ये थी कि इसमें ईथर थ्योरी के ही कॉन्सेप्ट को ईथर थ्योरी में ही अप्लाई करके टेस्ट करने की कोशिश की गई थी, जो बिल्कुल ही सेंस नहीं बनाता। समय के साथ साथ ऐसे ही काफी सारे एक्सपेरिमेंट ईथर के बारे में जानने के लिए किए जा रहे थे, लेकिन कोई भी ना इसके बारे में पूरी तरीके से जान पा रहा था और ना ही इसे गलत प्रूफ कर पा रहा था। अंत में माइकलसन मॉर्ली नाम के एक एक्सपेरिमेंट में 2 वैज्ञानिक यह प्रूव करते हैं कि ईथर मौजूद होने के सारे पुख्ता सबूत हैं और प्रकाश इसी की वजह से ट्रेवल कर पाती है। यह प्रूफ करने के साथ साथ उन्होंने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की भी एक क्वेश्चन इंट्रोड्यूस की, जिसके मुताबिक उनका यह कहना था कि जब भी कोई चीज रफ्तार में होती है तो उसका साइज हमें घटा हुआ दिखाई देता है। काफी सालों तक इन चीजों पर विश्वास किया गया, लेकिन फिर एंट्री हुई महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की, जिन्होंने न्यूटन से लेकर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल तक सबकी थ्योरी को एक ही झटके में पलट कर रख दिया। जहां माइकलसन मॉर्ली एक्सपेरिमेंट में ईथर जैसे सब्सटेंस का सहारा लेते हुए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, वहीं अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बिना किसी ईथर जैसे सब्सटेंस का सहारा लेते हुए ऐसे ही 3 कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए। पहला था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा था टाइम डायलेशन और तीसरा था मास रिलेटिवेंस। आइंस्टाइन के मुताबिक किसी ऑब्जेक्ट के लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होने से ईथर मौजूद होने का कोई भी संबंध नहीं है। उनके मुताबिक ब्रह्मांड में मौजूद अगर कोई भी चीज तेज रफ्तार से चलेगी तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा और लेंथ और समय घटेगा। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप तेज रफ्तार से चलते हैं तो आपके लिए समय की रफ्तार कम हो जाती है और इसे हजारों एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूव किया जा चुका है। आज जिस जीपीएस का इस्तेमाल हम करते हैं वह आइंस्टाइन के इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। आइंस्टाइन ने यह बात भी क्लियर की कि ब्रह्मांड में कोई भी एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं होता है और हर चीज एक दूसरे से रिलेटिव होती है। इन सभी चीजों को उन्होंने एक्सप्लेन किया था अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। इसके करीब 10 साल बाद वह फिर से एक थ्योरी को पब्लिश करते हैं, जिसमें वह गुरुत्वाकर्षण के नेचर को भी पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर वह इंट्रोड्यूस करते हैं स्पेस टाइम कर्वेचर को। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई ज्यादा द्रव्यमान वाला ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम में कर्वेचर क्रिएट करता है, उससे ही गुरुत्वाकर्षण का निर्माण होता है। यहाँ पर भी वह किसी भी ईथर जैसे सब्सटेंस का सहारा नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से ईथर थ्योरी यहीं पर पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। आज हम इसे सिर्फ एक हिस्ट्री के रूप में देखते हैं और अब इसका किसी भी फिजिक्स की फील्ड में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सिर्फ ईथर को गलत प्रूफ ही नहीं किया था, बल्कि उन्होंने सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स को प्रोवाइड की थी। आज हम उन्हीं की थ्योरी की वजह से जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में मात्र 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस मौजूद हैं। पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहा जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी रफ्तार कांस्टेंट होती है, वो ना ही एक्सेलरेट करते हैं और ना ही डिसेलरेट। इसके बाद जब रिसर्च द्वारा यह पता चला कि हमारा ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है और यहाँ पर हर चीज एक्सेलरेट कर रही है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी एक्सप्लेनेशन अपनी थ्योरी के जरिए दिया। उनके मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में जो भी चीज एक कांस्टेंट स्पीड पर नहीं है, उन्हें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखा जाएगा और उन पर अलग तरह के इक्वेशन और कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे।
बाद में उन्होंने अपनी जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी ऐसी चीजों को एक्सप्लेन किया जो ईथर के अस्तित्व को पूरी तरीके से नकारती थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि ईथर ही वह सब्सटेंस है जिसकी वजह से हमारे ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण काम करता है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसका बिल्कुल दूसरा ही एक्सप्लेनेशन दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसे एक एक्सपेरिमेंट द्वारा तुरंत प्रूव भी कर दिया, जिसकी वजह से उनकी थ्योरी पर ज्यादा विश्वास किया जाने लगा। उनके मुताबिक हमारा सूर्य इतना ज्यादा भारी है कि इसकी वजह से स्पेस टाइम में एक कर्वेचर बन जाता है, जिसकी वजह से इसके पीछे मौजूद जितने भी तारे हैं उनकी लाइट हमें दूसरे एंगल से आती हुई दिखाई देती है। यही कारण है कि वह तारे हमें अपनी ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट होकर दिखाई देते हैं। जब आइंस्टाइन की इस बात को रियल लाइफ में टेस्ट किया गया तो पता चला कि यह बिल्कुल सच है। यहाँ पर आइंस्टाइन ने सिर्फ अपनी थ्योरी को प्रूव ही नहीं किया बल्कि ईथर को पूरी तरह से नष्ट भी कर दिया। उनका ये कहना था कि अगर सच में ईथर एक एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता तो प्रकाश की डायरेक्शन हमेशा एक जैसी ही रहती और वो कभी चेंज नहीं होती। लेकिन क्योंकि एक्सपेरिमेंट द्वारा यह देखा जा चुका था कि प्रकाश अपने डायरेक्शन को चेंज कर रही थी, इसलिए ईथर के भी अस्तित्व को वैज्ञानिकों ने मानना बंद कर दिया। इसी तरह से अल्बर्ट आइंस्टाइन सुर्खियों में आए और आज वे सभी वैज्ञानिकों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या अभी भी हमें ब्रह्मांड में ईथर मिलने की संभावना है या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।